बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिज़नेस रिकॉर्डर देख रहा था, तो उसमें मैंने ये खबर देखी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ। और वाक़ई ये खबर दुरुस्त है, एफबीआर नोटिसेस कर रहे हैं लोगों को परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू नॉन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन, जहाँ पर लोगों ने कैश से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। यहाँ तो सिर्फ़ प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, हम आपको बताते हैं रेलेवेंट सेक्शन क्या है और उसमें अदर एसेट्स पर भी एफबीआर देख रहा है। तो एफबीआर देख रहा है जहाँ कैश से ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, वहाँ बिल्कुल पेनल्टीज़ की रिकवरीज़ के बारे में नोटिसेस हो रहे हैं। और भी क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। और इस न्यूज़ का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। इसमें एक अच्छी बात ये बताई गई है, ज़ाहिर है जो एक प्रॉब्लम भी है कि आफ्टर हेवी टैक्सेशन, पहले ही काफ़ी टैक्सेस लग गए हैं बाइंग ऑफ एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, लेट फाइलर, फाइलर और नॉन फाइलर वगैरह। और फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस भी एफबीआर ने बढ़ा दी हैं, तो शहरियों को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पेनल्टी है, जो कि रिकवर की जा सकती है उन लोगों से, जब वो कैश पे ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। अच्छा, नोटिसेस भी हो रहे हैं, मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट भी दिखाता हूँ नोटिस का। इस तरह नोटिस आ रहे हैं कि आपने रिटर्न में ये एसेट्स अपने दिखाए हुए हैं फिक्स एसेट्स, तो आप हमें बताइए कि आपने बैंकिंग चैनल से इनको खरीदा है या नहीं खरीदा है। अदरवाइज़ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का यहाँ तज़किरा है, जो अभी हम आगे बात करेंगे उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो ये आम एक सैलरीड इंडिविजुअल को भी आ सकता है ये नोटिस, क्योंकि ये सेक्शन सबके लिए है, चाहे बिज़नेस इंडिविजुअल हो या सैलरीड इंडिविजुअल हो। रेलेवेंट सेक्शन इसका ना 75 ए है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। इसमें ये बात की गई है कि परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, ये हेडिंग है इसकी। और सबसेक्शन 1 स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यानी किसी भी नाफिजुल अमल कानून में कुछ भी लिखा हो, आपको यहाँ जो बात लिखी गई है उसको मानना है। अच्छा देखें, इसकी हिस्ट्री है 75 ए जो सेक्शन था ना, ये अगर आप रेफर करें नीचे 2 में लिखा हुआ है, अगर आप रेफर करें तो न्यू सेक्शन 75 ए इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 2019 में आया था। तो 2019 तक ये था कि आप कितनी भी रुपए की प्रॉपर्टी हो, कितने भी अदर एसेट्स हो, 1 करोड़ का भी आप कैश से ले सकते थे। लेकिन टैक्स ईयर 2020 से ये हुआ कि आप एक खास लिमिट के अंदर तो कैश से ले सकते हैं, उसके बाद आप कैश से नहीं ले सकते। अदरवाइज वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो अभी हम देख लेंगे। 3 बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेज, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। हम पढ़ते हैं, चलिए आगे। नो पर्सन, अब पर्सन में सब लोग आ गए, चाहे वो इंडिविजुअल हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कंपनी है। नो पर्सन शैल परचेज, कोई भी पर्सन नहीं खरीद सकता या नहीं खरीदेगा, खरीद तो सकता है। नो पर्सन शैल परचेज, कोई पर्सन भी नहीं खरीदेगा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी दुकान, मकान, फ्लैट, जो कि 5 मिलियन से ज्यादा हो, यानी 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। और या क्लॉज बी, एनी अदर एसेट, और कोई भी और एसेट प्रॉपर्टी के अलावा, जैसे कि मशीन है, कार है, आपके फर्नीचर है, ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं। एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन से ज्यादा, तो कोई पर्सन नहीं खरीदेगा। प्रॉपर्टी के केस में 5 मिलियन से ज्यादा, अदर एसेट्स के केस में 10 लाख, 1 मिलियन से ज्यादा। अदरवाइज देन क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक, यानी क्रॉस चेक के अलावा आप नहीं खरीद सकते। और थ्रू क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए, क्रॉस पे ऑर्डर और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। इसका मतलब ये है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू 5 मिलियन रुपए तक है, तो आप कैश से ले सकते हैं। 5 मिलियन से ज्यादा है तो आपको बैंकिंग चैनल से लेनी है। अदर एसेट्स के केस में भी, गाड़ी है, कोई मशीनरी है, 10 लाख रुपए तक उसकी वैल्यू है तो आप कैश से ले सकते हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको क्रॉस चेक से लेनी पड़ेगी, या कोई और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर लें जिससे बैंक टू बैंक ट्रांसफर वेरीफाई हो जाए। अच्छा, सब सेक्शन 2 में एक चीज क्लैरिफाई की गई है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, 50 लाख रुपए, ये वैल्यू कहाँ से इसका तायुन होगा? इसका तायुन होगा जो एफबीआर की वैल्यू है। बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद एफबीआर की वैल्यू, और जहां एफबीआर की वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए होती है, दोनों अवेलेबल है, तो विच एवर इज हायर। तो आमतौर से एफबीआर की वैल्यू ही ज्यादा होती है, तो एफबीआर की वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो 50 लाख अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम नहीं तय करेंगे। जो एफबीआर ने जो नोटिफिकेशन सेक्शन 68 में किए हुए हैं, हर जगह की एक वैल्यू मुतय्यन की है, उस वैल्यू को हमें देखना है। अच्छा, सब सेक्शन 3 जो है ना, ये वर्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है कि अगर जो बातें हम इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट अंडरटेकिंग इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो बात हमने बताई है, अगर आप इसको नहीं मानते हैं जो सबसेक्शन 1 में बताई है,
तो क्या होगा? नंबर 1 बैड कॉन्सिक्वेंस ये होगा, सच एसेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25। ये क्या है सेक्शंस? देखिए सेक्शन 22 जो है ना, डेप्रिसिएशन मिलता है आपको बिजनेस एसेट्स में, जो कि एक अलाउएबल डिडक्शन होती है। और फिर 23 के अंदर इनिशियल अलाउंस मिलता है, जो कि एक अलाउएबल डिडक्शन होती है। फिर 25 4 के अंदर आपको इंटेंजिबल्स की एमोर्टाइजेशन मिलती है, जो कि एक अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। और 25 के अंदर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की भी एमोर्टाइजेशन मिलती है, जो कि एक अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। तो ये बात कही जा रही है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी सेक्शन 75 ए की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, तो ये जितनी भी अलाउएबल डिडक्शंस है आपको नहीं मिलेंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपकी ड्यूरिंग ऑडिट्स इनको डिसअलाउ किया जाएगा, अगर आपने वायलेशन की है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी और आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ जाएगा। और सेकंड जो इसकी बैड कॉन्सिक्वेंस है वो ये है, सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट इन टर्म ऑफ सेक्शन 76 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनी गेन ऑन सेल ऑफ सच एसेट। इसकी एग्जांपल समझ लें। फॉर एग्जांपल, मैंने एक घर खरीदा और वो खरीदा मैंने 60 लाख रुपए का। अब मुझे 75 ए की की रूह से तो उसको मुझे बैंकिंग चैनल से लेना चाहिए था, मैंने कैश से ले लिया। अब मैंने 2 साल बाद बेच दिया, 2 साल बाद मैंने 60 लाख की चीज को 80 लाख का बेच दिया, तो मेरा गेन 20 ईयर्स का है। तो मैं देखूंगा जी मेरा होल्डिंग पीरियड क्या है, या 37 में जो भी मैकेनिज्म है अब चेंज हो गया है, लेकिन हम पुराने मैकेनिज्म की बात करते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी है। तो होल्डिंग पीरियड 2 साल है और जो भी रेट है मैं उसका वर्कआउट करूंगा, एज अ सेपरेट ब्लॉक उसका टैक्स वर्कआउट कर लूंगा, और जो टैक्स विद होल्डिंग हुई हुई है वो माइनस करके बैलेंस टैक्स पे कर दूंगा या बैलेंस रिफंड आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने कैश से खरीदा था ना 60 लाख रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अब ये 60 लाख रुपए जीरो ट्रीट किए जाएंगे। आपका जो गेन है वो पूरा 80 लाख रुपए ट्रीट किया जाएगा। यानी अगर कैश में खरीदा तो आपकी कॉस्ट कंसीडर ही नहीं की जाएगी, उसको कॉस्ट माना ही नहीं जाएगा, आपकी लागत मानी ही नहीं जाएगी, उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा। तो आपको 80 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही डिजास्टर्स रिजल्ट है। अच्छा, फिर एक और तीसरी पेनल्टी भी है जिसके बारे में जो न्यूज़पेपर ने रेफर किया हुआ है ना, शायद न्यूज़पेपर ने 75 ए की इन चीज़ों को बहुत तफ़सील से नहीं बताया। ये बेसिकली सिर्फ़ इसमें पेनल्टी का ज़िक्र किया है, वो यहाँ पर है। ये सेक्शन 181 है, जो कि पेनल्टीज़ से डील करता है, इसकी सीरियल नंबर 21 है। ये सिर्फ पेनल्टी अदर एसेट्स पे नहीं है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है कि एनी पर्सन हु परचेजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन, वही बात, रुपीज 5 मिलियन थ्रू कैश और बेयरर चेक। अगर कैश या बेयरर चेक से आप खरीद लेते हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, 5 मिलियन से ज्यादा, यानी 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा, इस वायलेशन पे सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगेन वैल्यू वही होगी जो फेयर मार्केट वैल्यू या वैल्यू फॉर स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर। तो आमतौर से एफबीआर की वैल्यू हायर होती है। तो आपको 5% जो है पेनल्टी अदा करना पड़ जाएगी, जिसके बारे में मैं न्यूज से बात चली कि आजकल एफबीआर शायद ये रिकवर करना शुरू कर दे रहा है और नोटिस भी होना शुरू हो गए। मैंने आपको एक्सट्रैक्ट भी दिखाया। तो ये एक छोटी सी बात थी, एक मैं खबर शेयर करना चाहता था आप लोगों से, ताकि आप लोग भी अवेयर हों और आप जहाँ जहाँ हैं कंप्लायंसेस को दुरुस्त कर लें। पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी अवेयर करें। बिजनेसेस भी, अकाउंटेंट्स भी अवेयर हों, ताकि कोई किसी किस्म का एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ना हो। जब इस किस्म का नोटिस आए तो आप इनवाइस क्रॉस चेक की कॉपी दे दें, ताकि आपकी जो एडमिसिबल डिडक्शंस हैं वो डिसअलाउ ना हो।